खबरें में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सईद काजी। कुछ खबरें और फिर हम अपने अहम मेहमानों का तारफ़ करवाएंगे। 2024 के इंतखाबात में सीटें फ़रोख्त हुई और ये क्लेम कौन कर रहा है? ये क्लेम कर रहे हैं जनाब जावेद लतीफ़ साहब, जो कि ख़ुद रूलिंग पार्टी का बहरहाल एक हिस्सा है, तो ना जीत सके, मगर इस दफ़ा उन्होंने बड़ी तफसील दी है। 90 करोड़ रुपया और फिर किसी पुरस्कार शख्सियत का उन्होंने एक खाका भी खींचा है, जो कि एक जराइम पेशा उनके मुताबिक शख्स हैं, जो कि हर तरह के जुर्म में शामिल हैं। तो ये इल्ज़ाम वो किस पे लगा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं या ये इल्ज़ाम वो उस वक्त की निगरान हुकूमत पे लगा रहे हैं? और सवाल ये भी उठता है कि इतना बड़ा जुर्म अगर हुआ है तो इस जुर्म में अब क्या रुकावट है? सेंटर में और पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। हम चाहेंगे कि हमारा मैंडेट चुराने वाला ये कौन है? चलें एक ज़िले का ही सही, उसे क्यों ना इबरत का निशान बना दिया जाए। और ये हम मुतालबा भी करेंगे और भी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ साथी हमारे साथ आएँ तो हम उनसे ये भी पूछें। इसके बाद अहम तैनातियाँ हो रही हैं जिस पे गवर्नमेंट खुश नज़र नहीं आती, और जो 65 साल की उम्र है रिटायरमेंट की, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। सवाल एक और भी है, बल्कि र्यूमर है एक और, कि कुछ ओहदों की जो मुद्दत में तोसी के लिए कवानीन लाने की बातें भी हो रही हैं। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, मुल्क के वसी तर मफाद में हो रहा है या क्या सिलसिला है। इसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मईशत का मामला है वो इस कदर खौफनाक हो चुका है कि हम बात करेंगे। हमारे साथ एक माहिर होंगे मैशत, जो कि बड़े एक नॉन फिगर हैं। उन बताया जा रहा है कि 4 गुना कराची जैसे शहरों में जराइम बढ़ चुके हैं। 2 करोड़ नौजवान बेरोज़गार हैं, 80 लाख वर्कर बेरोज़गार हैं। तो ये किस हमारे सियासी मंजरनामे पे ये किस तरह से जो एक खुदा न खास्ता कहा जा रहा है कि क्या कोई अनरेस्ट हो सकता है अगर इसमें कमी ना आई? क्योंकि कल भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हर चंद के पंजाब गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है, बड़ी अप्रीशिएबल बात है, मगर सवाल ये कि कीमत कम कैसे हो जब बिजली की कीमत बढ़ रही है और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है? तो जाहिर है जो प्रोडक्ट्स होंगी उसकी कीमतें कैसे कम होंगी, इस पर सवाल करेंगे। एंड अगेन में सदर बाइडन इंतखाबात से पहले मशरिक़ वस्ता में क्या जंग छिड़वा देंगे? वो तो लगता नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। इससे हम भी मुतासर हो सकते हैं। अगर ये जंग होती है और ये बर्बरियत जारी रखता है जो नेतान्याहू है, तो इससे ब्रेंट या जैसे क्रूड ऑयल कहते हैं उसकी कीमतें बहुत ऊपर जा सकती हैं और हमारी मईशत तो पहले ही उसका हाल कोई नहीं है। तो ये क्या होगा और ये क्या सिलसिला है? बहरहाल एक बदली हुई फ़िज़ा है। इसमें हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत होंगे। साजिद तारड़ साहब साबिक़ मशीर हैं ट्रंप के, आखिर में उनसे बात करेंगे। मगर अब हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक़ PTI से है, मेंबर है पंजाब पार्लियामेंट के। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब। 2 सवाल करूँगा। पहला तो ये जो आपकी तहरीक आ रही है 21 अप्रैल को, मगर उससे पहले ये जो इतने अहम इंकशाफात हुए हैं और जो कि अगर हो सके तो हमें सुनवाइएगा। ये जो बात कर रहे हैं जनाब जावेद लतीफ़ साहब, तो ये वो क्या कहेंगे मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब? तो अब तो इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए रूलिंग गवर्नमेंट को, उसको ही शुड बी बुक्ड और आवाम के सामने लाना चाहिए कि ये इतने जराइम पेशा लोग हमारा मैंडेट चुरा रहे हैं। जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब। कैसा बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सब, इससे भी पहले मियां नवाज शरीफ साहब एक शख्स को पुकारा करते थे और मुझे नहीं मालूम वो शख्स कौन था। जब नवाज शरीफ साहब कहा करते थे मुझे क्यों निकाला, उनका भाई एक बार इससे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, अब फिर उनके भाई वजीर आजम पाकिस्तान है। और आज से 20 साल के बाद जब मौरख लिखेगा तो नवाज शरीफ साहब को वो बड़ा बेबस लिखेगा कि 2 बार उनके भाई प्राइम मिनिस्टर रहे, एक उनकी साहबजादी वजीर आला पंजाब रही, लेकिन वो अपने उस मुलजिम का या मुजरिम का या उस पुरस्कार शख्सियत का ना खाका कौम को बता सके, ना ये इस सवाल का जवाब था उनके पास। जावेद लतीफ़ साहब जितनी गुफ्तगू आजकल फरमा रहे हैं वो अकेले नहीं है, आसिफ करमानी साहब भी इससे मिली जुली गुफ्तगू कर रहे हैं, मोहम्मद जुबैर साहब ने भी इसी तरह के इंकशाफात किए हैं। मुझे और मुझ जैसे उन तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को जो पंजाब में
केयरटेकर गवर्नमेंट की और इससे पहले जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसके जुल्म और सितम का शिकार रहे, जिनकी जमात को जिनकी लीडरशिप को इनका प्लान था कि सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए, हमें कर दिया जाए। चूंकि मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं काजी साहब, मैंने कभी पॉलिटिकल वर्कर्स पे मार्शल दौर में भी ऐसी तकलीफ और ऐसी अंदोनाक दास्तानें तकलीफ और बर्बरियत की नहीं सुनी जो गवर्नमेंट्स ने की। ये जिसका मर्जी नाम ले, मेरे सामने उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, मेरे सामने जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, मेरी तकलीफ के जिम्मेदार वही हैं। हाँ, अगर मैंने कोई जुर्म किया था मुझे सजा मिलनी चाहिए। दुनिया का कोई कायदा, कोई कानून, कोई महज़ब माशरा बेगुनाहों के साथ जुल्म और ज्यादती की इजाजत नहीं देता। मुझे अब इंतजार उस वक्त का है जब मियां नवाज शरीफ साहब खुद बोलेंगे। मेरे हिसाब से 30 जून से पहले वो अपना कोई ना कोई बातिल चिकन खिताब करेंगे, और अगर उन्हें उम्रे में जाने दिया जाता, जिसका वो हर साल मतलब लंदन बैठ के भी वो उम्रा फरमाया करते थे, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को तौफीक भी दे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरे लिए बड़ी हैरानी है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते हुए नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ ही रहिए, मैं आपकी बात को मुकम्मल करूंगा। एक और अहम शख्सियत और हमारे दोस्त जनाब अली गौहर बलोच साहब रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के मेंबर पार्लियामेंट, बहुत शुक्रिया हजूर आपने हमें वक्त दिया। मगर बलोच साहब आज एक बड़ी चश्मकुशा बातें जावेद लतीफ़ साहब करते ही रहते हैं और हमेशा खबरों में रहते हैं। आज उन्होंने एक शख्सियत का जिक्र किया जो कि मुबैना तौर पर बहुत बड़े मुजरिम हैं, और उन्होंने शेखुपुरा के ज़िले में 90 करोड़ के एवज़ सीटें खरीदे। मैं पहले आपको सुनवा देता हूं और फिर आपसे सवाल करता हूं। सुनवाएं जी, क्या फरमाया हमारे दोस्त जावेद लतीफ़ साहब ने। अच्छा, मैं बलोच साहब मैं थोड़ी वजाहत कर दूं, क्योंकि हमने अहमद मीर साहब का क्लिप लिया। अगर हम लेते काशिफ अब्बासी का, तो उसमें उन्होंने उस शख्स के बारे में कहा है कि वो बहुत ही कोई मजा हुआ जराइम पेशा आदमी है। तो मेरा सवाल आपसे ये, हुकूमत आपकी है, उसको पकड़ के सामने तो लाएं, यही तो हमारा दुख है। जनाब अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी गुजारिश ये है कि कुरैश साहब तशरीफ फरमाए, मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। कुरैश साहब और मैं मेरे भाई हैं, करीबी दोस्त हैं, नजरियाती इख्तिलाफ हमारा रहता है और अच्छा शौक से में भी रहता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे बड़े दोस्ताना मरासिम हैं, लिहाजा मैं अक्सर मुस्तफ़ीद होता रहता हूँ उनकी गुफ्तगू। देखिए, गुजारिश ये है कि जो जहाँ तक जावेद लतीफ़ साहब ने बात की है, असल बात ये है कि हर बंदा वो किसी भी पार्टी का है, अगर वो PTI से उसका तल्लुक़ है तो वो जावेद लतीफ़ साहब की बात की ट्रांसलेशन अपने तरीके के साथ करेगा। अगर किसी और पार्टी का बंदा है तो वो इस तरीके के साथ करेगा। तो ज़्यादा बेहतर मेरा ख्याल है यही है कि जो नून लीग की बात है उसकी तर्जुमानी नून लीग के लोग ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब ने कहा 90 करोड़ की बात की, पैसा चलने की बात की। हम खुद ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट इस इलेक्शन में हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमें कम से कम सिंपल मेजॉरिटी ज़रूर इलेक्शन में हमारी मैंडेट हमारा बनता था, और हमारे इलेक्शन जो हैं वो हमें भी इलेक्शन पर तवक़्क़ुआत हैं। और जाहिर है कि अगर हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है तो चुराने वाले वो लोग हैं ना जो उसके बेनिफिशरी है, जिन्होंने जिनकी सीटें हमसे जीत गए। तो बड़ी सिंपल बात है कि ये थोड़ी कह रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब को, और इनका ताल्लुक तो क्लियर, उनका इशारा तो क्लियरली PTI की तरफ है। और जाहिर है कि अब ये देखें कि इनका कौन ऐसा वो बंदा है जिसके बारे में उसकी खूबियाँ बताई हैं जावेद लतीफ़ साहब ने, तो उसका अभी तक नाम नहीं बताया। हो सकता है किसी फॉरम पर बता देंगे, इसीलिए हमारे नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। अली भाई, उनको पकड़ के हमारे सामने लाएं। हमारे मैंडेट पहले दिन से चोरी हो रहे हैं, किसी को इबरत का निशान तो बनाएं। अली भाई देखिए, बात यह है कि जावेद लतीफ़ साहब को आप बुलाएं ना अपने प्रोग्राम में, तो पूछे जिस तरह हमें सामने आप पूछे कि उसका नाम क्या है। जावेद लतीफ़ साहब को बताना चाहिए, वो मुझसे सीनियर है, वो मामलात की नज़ाकत को ज़्यादा समझते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस बात से पर्दा क्या किया तो उस बंदे का नाम भी बता सकते हैं। अखलाकियात नहीं, वो भी ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो अनकरीब देखिए ज़रा हौसले से आहिस्ता आहिस्ता अनकरीब वो नाम जाहिर है जिन्होंने इतनी बड़ी बात की वो नाम भी बताएंगे किसी तरह।
चलें, ये तो सामने लेकर आएंगे और इनका तदारक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है, दूसरी बात ये है कि हम ये कहते हैं मेरी गुजारिश है, यानी आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आप इनका नाम बताएंगे और इनको आप सामने लाएंगे और काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, मैं ये समझूंगा अली बलोच। मेरा ख्याल है कि जवेद लतीफ साहब ने जो चीज़ मेंशन की है, मैं तो करता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, तो हो सकता है वो किसी मुनासिब वक्त पे उसका नाम सामने ले आए, बताना तो इन्होंने नहीं है, और जो भी कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि पीटीआई हमारा सिर्फ एक मकसद है, हम ये कहते हैं कि मुल्क हमारा जिस मुआशी तौर पर जिस मैच पर पहुंचे थे, जाहिर है ये हम पर तनकीद करते हैं, हम इन पर तनकीद करते हैं, लेकिन बहरहाल अगर हमने इस मुआशी बहरान से निकलना है, अगर हमने सियासी इंतशार से बचना है, जिस मुल्क के अंदर 9 मई जैसे वाक़यात हो गए, जिस मुल्क में जो है मुआशी तौर पर पाकिस्तान की तारीख के साथ तो बड़े कर देने के बाद उसकी मुआशी तबाही की गई, उस मुल्क को संभालने की भी आप जिम्मेदारी तमाम पॉलिटिकल पार्टी की है ना, चाहे कोई KPK में हुकूमत बना के बैठा है, चाहे किसी की पंजाब में हुकूमत है, चाहे किसी की सिंध में हुकूमत है या बलूचिस्तान में हुकूमत है। तो हमारा मुल्क ये इलेक्शन के नाम पर, धांधलियों के नाम के ऊपर दोबारा इंतजार का मुतम्मिल नहीं हो। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा और मैं जो हमारे आईनी और कानूनी फॉरम्स हैं हमें उन पर जाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बलोच भाई, पुरअमन एहतजाज तो तमाम पार्टी का हक है। बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें 100% आपके साथ हूँ, मगर मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब की तरफ आता हूँ। हजूर ये तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी पार्टी का भी था, कोई 1 है 10 है, ये तो उन्होंने पॉजिटिव बात की कि इसे सामने लाएंगे। और ये कौन है जो इस तरीके से करियाने की दुकान बना के रख दी है जिसने हमारी जमहूरियत को, तो ये तो अच्छी बात है और ये हम इंतज़ार करेंगे जिस तरह ये कह रहे हैं। आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए नदीम कुरैशी साहब कि इफ़ दे आर विलिंग टू ब्रिंग देम सामने ला रहे हैं। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, योर टेक ऑन दिस। कैसा, मुझे तो लगता है मैं कोई लतीफ़ा सुन रहा हूँ। ये मौजूदा जो सरकार है ना, जिसको पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को वोट से भी मुस्तरद किया, दिलों से भी मुस्तरद किया, ज़हनों से भी मुस्तरद किया, मैं इनको गिरी हुई सरकार कहता हूं। जो लोग नजरों से गिर जाएं, दिलों से उतर जाएं, वो जितनी मर्जी बड़े मनसब पर पहुंच जाएं, उनके साथ अखलाकी ताकत नहीं होती। अली गौहर बलोच साहब मेरे फेवरेट लीडर्स में से हैं। ये बड़ी सॉफ्ट वॉइस है, लेकिन ये मजबूर है। ये फैमिली प्राइवेट लिमिटेड जो पॉलिटिक्स है, ये लीडरों को मजबूर कर देती है। वो अपनी जमात के कायदीन के वो गुनाह वो जो जाती जिंदगी में करते हैं, वो भी लेने पर तैयार है। नदीम कुरैशी, रुकिएगा, बात आप जारी रखिएगा, आप बात जारी रखिएगा। अली गौहर बलोच साहब ने कहा जी हम उसे सामने भी लेके आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जब अली गौहर बलोच साहब नहीं आए थे तो आप फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब भी 30 तारीख को कोई इस तरह की स्पीच करने जा रहे हैं। आप ये खबर ब्रेक कर रहे हैं, वैसे काम तो हमारा है, मगर आपने हमारा काम जिम्मे ले लिया। जनाब नदीम साहब, इसकी बैकग्राउंड क्या है? नहीं, मैं खबर ब्रेक नहीं कर रहा। वो खुदा को देखा किसी ने नहीं, इशारे बताते हैं खुदा मौजूद है। हम आप जैसे जहां दीदा लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अली गौहर बलोच साहब जैसे दोस्तों की न्याजबंदी भी रहते हैं। तो मेरा तज्जिया है कि नवाज शरीफ साहब जिस रोज पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, उस रोज 2024 के इंतखाबात के हवाले से असल व्हाइट पेपर बाहर आएगा। अब अली गौहर बलोच साहब उस शख्स को ढूंढ रहे हैं जिसने इंतखाबात में धांधली की। सुभान अल्लाह जी, लगाते ना सच में झूठ का पैबंद, कभी तो गुफ्तगू तुम भी खरी खरी करते। देखिए, कोई भी जब इशू बनता है, कोई भी खराबा होता है, कोई भी जुर्म और ज्यादती होती है, तो देखा यह जाता है इसका बेनिफिशियरी कौन है। जैसे FIR में वजह तनाजा लिखा जाता है ना, ऐसे ही जब किसी एक शख्स को से कोई चीज छीनकर दूसरे को दी जाती है, तो देखा यह जाता है कि बेनिफिट किसको हुआ। अली गौहर बलोच साहब टीवी चैनल ऑन कर लें, इनको हर चैनल पे वो शख्स नजर आ जाएगा जो वजारत उज़्मा में आजकल मौजूद है। मैं तो यही समझूंगा भाई, पाकिस्तान की तारीख का अनोखा इंतखाब जिसमें अशखास को 8 फरवरी की रात को लाखों वोट मिल रहे थे, 9 फरवरी को उनके वोट हजारों में चले गए, हजार वाले लाखों में चले गए। और आपने जावेद लतीफ साहब की बात को तो कोट किया काई साहब, आपने इससे पहले जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उसे उसको अपने हाथे में नहीं लाए गुफ्तगू के, आप उसमें भी गौर करें। और ये तो इंतखाब ऐसे हैं 2024 के, ये 20, 30, 40 साल पाकिस्तान की तारीख में ये डिस्कस होंगे। ये एक मजाक है पूरे निज़ाम का। इसने हमारे निज़ाम अदल पे भी क्वेश्चन मार्क कर दिया है, हमारे इंतखाबात के तरीक़ाकार को भी मुतनाज़ा करार दिया और बता दिया कि पाकिस्तान की अवाम की
मैं तो अप्रिशिएट करता हूं। अभी इन्होंने कहा, अपने मेरे भाई अली गौहर बलोच साहब ने कहा कि जी हम उस किरदार को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अब तो इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई एक कंपोनेंट कैफरे किरदार तक पहुंच रहा है ना, वो पाकिस्तान की आवाम है जो ना करदा गुनाह की सजा भुगत रही है। बात करें मतलब अब अराकीन असेंबली अब तंदूर पर नान बाई के साथ रोटी बनवाएंगे और रोटी सेल किया करेंगे। सुभान अल्लाह। मतलब लेजिस्लेटर कानून साज अब नान बाई का काम करेंगे। मैं एक सवाल और अली गौहर बलोच साहब, कुछ तैनातियों पे कोई लेजिस्लेशन भी आप लेके आ रहे हैं, कोई एक्सटेंशन दी जा रही है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, इसमें कोई हकीकत है? और उम्र की हद ख़त्म की जा रही है बाज़ टॉप पोस्ट के लिए, तो ऐसा कोई इरादा है और आपका, और इसके पीछे क्या यानी एक गुड रीज़न होगी? बलोच साहब देखिए, जिन बातों का आपने तज़किरा किया मेरे नॉलेज में चला ही ना, मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म से ये बातें सुनी है, लिहाजा किसी ऐसी बात के ऊपर को पॉइंट ऑफ व्यू देना जो कि अभी मेरे नॉलेज में भी ना है, मैं नहीं कह सकता। हाँ, नोटिस में आएंगी तो ज़रूर इस पर बात होगी। दूसरी, मैं सिर्फ मुख्तर ये गुजारिश करूँगा कि कुरैशी साहब जिस तरह उन्होंने भी जिक्र किया है और मैं भी बता रहा हूँ कि हमारा दोनों का बड़ा भाइयों है, अल्लाह करने करते रहती इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन मैं तो बड़ी सिंपल बात की है। इन्होंने जावेद लतीफ़ साहब की बात को कोट किया है कुरैशी साहब ने। मैं इनको कह रहा हूँ कि इनके जो जिले में सीटें जीती है कौन सी पार्टी जीती, उसका बेनिफिशरी कौन है? मौलाना फजल रहमान साहब की बात इन्होंने कोट की है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि आज तक जितने भी JUI में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए वो कहाँ से जीतते हैं, KPK से जीतते हैं। अगर उनका मैंडेट चोरी हुआ वो पंजाब में तो नहीं हुआ ना, वो तो KPK में हुआ, और KPK में जीता कौन है, फिर चुराने वाले कौन है? मगर वो आपसे भी नाराज है मौलाना फजल रहमान, तो आपसे भी नाराज है, वो कहते हैं मेरे साथ आके बैठे, अलग बात, तहरीक चलाएं। वो मैं मानता हूँ आपकी बात, वो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, चले हमसे नाराज थे तो कम से कम डीजल के नारे ये तो ना लगवाते अपने जलसे में जो इन्होंने पसंद में की। भाई आजकल तो शर्मनाक हद तक ये बातें किसी के ऊपर रात याद के ऊपर कीचड़ उछालना और इस तरह की बातें। दूसरी, मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो नदीम कुरैशी साहब ने कहा है जी कि ये हो गया वो हो गया, जिस तरह से अब इनको माशाल्लाह ये बड़ा ज़ाहिर अफसोस कर रहे हैं, तो इंतहाई मादरत के साथ 2018 के जब इलेक्शन से ये मुस्तफीद होकर आए तो इस वक्त मेरा भाई नदीम कुरैशी जरा भी तज़किरा नहीं करता कि भाई ये हम RTS सिस्टम के जरिए जीत कर आए हैं, आपके साथ जाती हुई है, हम आने वाला इलेक्शन EVM मशीनों के जरिए चुराना चाहते थे। तो ये बातें इनको उस वक्त ही भूल गई है जब पंजाब में एक्सिलटी पार्टी, इनको पता है ये खुद पंजाब असेंबली के पिछली दफा पंजाब में एक्सिलटी पार्टी तो ढूंढ ली थी, फिर छू मंत्र के जरिए बुजदार को बिठाया गया लाकर पंजाब के अंदर। अली भाई, मैं एक बात पे ये कंक्लूड करता हूँ, दोनों दोस्तों की मौजूदगी में किसी शख्स ने एक मिसरा पढ़ा कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, तो अगले दिन बंदे ने पूछा वो किधर गया हो, फड़ो किधर गया, फड़िया गया या नहीं फड़िया गया जेड़ा सारे शहर को वीरान कर गया। तो मेरे ख्याल में ये जो सारे इलेक्शन को वीरान कर गया है, इसे मिल के पकड़ें और हमारे सामने लेके आएँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम कुरैशी, बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, बड़ी अहम गुफ्तगू है, हम इजराइल पर भी बात करेंगे, मीशत पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें एक बड़ी अहम शख्सियत ने अमेरिका से ज्वाइन किया है, साबिक मशीर हैं सदर ट्रंप के, पहले भी हमें वो प्रेशियस कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। जनाब साजिद तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर वेकिंग यू अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। तारड़ साहब, सबसे पहले तो ये एक तशवीश है हमारे यहाँ और बहुत से सवालात हैं, मगर पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या तासुर है अवाम का? बेशुमार लोग गज़ा के हवाले से निकले, वहाँ पे हुकूमत से नाराज़गी का इजहार किया। क्यों ट्रंप जो है, जो बाइडन है, वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जेनोसाइड और अब उन पर नस्ल कुशी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो ये बड़ी एक चेंज है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेट्स के हवाले से ये बातें नहीं हुआ करती थी। क्या सीन है वहाँ पर इजराइल और इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कल एक ऐसी एक चीज न्यूयॉर्क के अंदर हुई है जो पहले आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं हुई। वो ये थी कि कल न्यूयॉर्क में उन्होंने ना अमेरिका का फ्लैग जलाया, झंडा जलाया, फिर उसके बाद उन्हें डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए
और उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह का फ्लैग जो है वो वहां पे जब एहतजाज हुआ उसमें किया। ये 3 चीजें हैं जिसने अमेरिका को, मैं समझता हूं, झंझोड़ के रख दिया है। इसको सारे इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाया है, लोकल मीडिया ने भी उठाया ये है। कौन लोग थे? अवाम थे, आम लोग थे, कौन लोग? अवाम थे, इसमें अवाम थे, इसमें फलस्तीनी वो लोग थे, लेकिन जिन्होंने जलाया अमेरिकन थे। वो इसमें ज्यादातर फॉरेनर नहीं थे, अमेरिकन थे। इस वक्त दुनिया देख रही है कि इस मॉडर्न दौर के अंदर जब सोशल मीडिया, यानी आप कह रहे हैं कि ये एक्सपर्ट नहीं थे, ये एक्सपर्ट नहीं थे, एक्सपर्ट नहीं थे, देवर अमेरिकन। और मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि आज से हफ्ता पहले जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क के अंदर एक फंड रेजर किया और उन्होंने क्लेम किया कि 3 प्रेसिडेंट आज इकट्ठे हैं, जिसमें बिल क्लिंटन थे, बराक ओबामा थे, जो बाइडेन थे, न्यूयॉर्क के अंदर ही। और जब वो अंदर फंड रेजर कर रहे थे, जिसपे इन्होंने क्लेम किया कि हमने $26 मिलियन एक रात में इकट्ठा किया, वहां बाहर जो था एक जमे गफीर था, हजारों के हिसाब से लोग जो थे वो गाजा और डेथ टू अमेरिका और सारा कुछ कर रहे थे। सेंटिमेंट इस वक्त अगर देखा जाए, अगर अमेरिका और इजराइल दोनों इस जंग की वजह से अपनी जितनी उनकी गुडविल थी वो जाया कर चुके हैं। इस वक्त इनकी PR स्कीमें जो हैं वो सारी उल्टी पड़ चुकी हैं, और इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सेंटिमेंट है वो सारे के सारे गाजा के साथ, वो सारे फलस्तीन के साथ है। ये मैं फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में देख रहा हूं कि अमेरिकन फ्लैग को जलाया गया, हिजबुल्लाह के नारे लगाए गए, हिजबुल्लाह का झंडा उठाया गया, और डेथ टू अमेरिका अमेरिकन सॉइल के ऊपर अमेरिकन कह रहे हैं। ये अब अंदरूनी सेंटिमेंट है। हिजबुल्लाह का जो झंडा है तारिक साहब, ये तो हिजबुल्लाह लेबनान में इससे पहले एक मगरब जो है इसे एक टेररिस्ट आउटफिट के तौर पे मानता है, तो वहां हिजबुल्लाह के लोग थे या हिजबुल्लाह के हमायती खुद वहां के गोरे हो गए हैं? गोरे थे, इसमें कोई दूसरी कौम नहीं थी, गोरे थे। मैं देख रहा था, गोरे थे सब। मैंने इस चीज को बड़े गौर से देखा है, क्योंकि मेरे लिए ये मेरी जिंदगी में पहली दफा था कि इतना एक्सट्रीम और डेथ टू अमेरिका के नारे अमेरिकन सॉइल के ऊपर लगाना, और वो अमेरिकन की तरफ थे, अपना गुस्से का इजहार करना। मैं समझता हूँ ये मैंने पहली दफा देखा है कल जो हुआ है। और देखा जाए तो इस वक्त जो बाइडेन नर्वस हैं। एक हफ्ते में ओबामा उनको 2 दफा मिल रहे हैं उनकी कैंपेन के हवाले से, और अमेरिका इस वक्त अपने अंदरूनी जो एक मैं समझता हूं बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है। जमहूरियत गुजर रही है बदतरीन सियासी बहरान से, और इस जंग को कोई सपोर्ट हासिल नहीं है अमेरिका के अंदर से। ये डेफिनेटली मैं कहूंगा कि इस वक्त अगर देखा जा सके तो इजराइल जो है वो और मैं यही नहीं, इस वक्त अगर देखा जाए तो इजराइल की सपोर्ट कहां से है? इजराइल की सपोर्ट करता है यूके, करता है ब्रिटानिया, करता है फ्रांस, करता है जर्मनी, करता है। ये उनके एलाइज हैं। ये मैं ना सिर्फ यहाँ बल्कि इन सब के कैपिटल के अंदर, लंदन के अंदर देख लें, पेरिस के अंदर, ये अपना जो वो एक मॉरल्स थे, जो एक इनकी बुनियाद थी, वो बिल्कुल इजराइल इस वक्त आइसोलेटेड है पब्लिक ओपिनियन के हवाले से। दूसरा ये है कि अगर इस पे हम जंग पे बात करें तो मैं उस पे भी बड़ा मेरे काफी उसके ऊपर I'm watching it, observing it, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये तीसरी जंग अजीम को का शुरुआत हो सकता है यहाँ से, इसलिए I'm very watching it very close। अच्छा, मैं एक ज़िमनन सवाल कर लूँ, मैं फिर दोबारा उस मौजू पे आऊँगा, क्योंकि एक सवाल ट्रंप साहब के हवाले से है। एक उनकी जो उन पे केसेस, जिस तरह आपने लास्ट टाइम कहा था कि इतने अल कपून पे केसेस नहीं थे जितने उन पे बन गए हैं, और अब ये कुछ ज्यूरी बनी है, ज्यूरी जो बनी है, इससे ये क्या सिलसिला है? उनको भी कहीं गिरफ्तार करना या रोकने का एक इनका कुल्ली फैसला है? बिल्कुल। इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी, बल्कि बिलखसूस मैं कहूंगा ओबामा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इस वक्त उनके पोल से और उनके पॉपुलैरिटी से इतने खौफजदा है कि यहाँ पे बिल्कुल क्यासराइयां हो रही हैं कि कुछ दिनों तक हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को अरेस्ट कर लिया जाए। और जो बिलखसूस ये जो अभी जो केस जिसके बारे में, ज्यूरी के बारे में आप बात कर रहे थे, ये न्यूयॉर्क के अंदर एक क्रिमिनल केस है पेमेंट के हवाले से। इसको खास तौर पर फ्रेम किया गया है और खास तौर पर न्यूयॉर्क में रखा गया है, क्योंकि वहां पे जज सारे के सारे लिबरल हैं, सारे डेमोक्रेट अपॉइंटेड हैं। वहां से जो ज्यूरी सिलेक्शन होगी वो सारी डेमोक्रेट होगी। तो बड़ा एक खास तरीकाकार के जरिए इस चीज को फ्रेम किया जा रहा है, और इस वक्त लोग जो है वो रिपब्लिकन बिलखसूस वो इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को आने वाले दिनों में बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस वक्त अगर देखा जाए, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि जमहूरियत जो है इस वक्त डिक्लाइन में है, किस तरीके से माफी चाहता हूं, अगर आपने ट्रंप को रोका, जितनी मैं पॉपुलैरिटी देख रहा हूं और जो एक दो प्राइमरीज में मैंने देखी है उनकी परफॉर्मेंस, इस तरह तो अनरेस्ट हो जाएगा, वहां सिविल जंग खुदा न खास्ता हो सकती है। देखें यहाँ पे इसमें सिविल जंग के हवाले से वो पहले ही तैयारियां करके बैठे हैं। दूसरी साइड मैं यहाँ आपके देखने वालों को ये बताऊंगा, जो बाइडेन साहब जो हैं वो रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव्स को कहते हैं कि दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट, कि ये दहशतगर्द हैं, ये लोकल दहशतगर्द हैं। जब आप अपनी सियासी पार्टी को दहशतगर्द करार दे दें तो और दूसरा अंदाजा लगाएं कि FBI को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और पुलिस को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाए, तो वहां पे फिर अनरेस्ट किस तरह होगी। यहाँ अगर देखा जाए तो जनवरी 6 के हवाले से लोगों को 18-18 साल की सजाएं दी गई हैं, उन्हें इबरत का निशान बनाया गया है। और दूसरा, ये जिस तरीके से केसेस चला रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी को कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर पकड़ा जाए, ये केसेस के दौरान रिएक्शन क्या आता है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन वैसे खौफजदा हैं, और दूसरा रिपब्लिकन डिवाइडेड हैं। आप कांग्रेस के अंदर देखें रिपब्लिकन डिवाइडेड है। तो ये सारी चीजें टेस्ट की जा रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए, और जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन को, लोगों को जो बॉर्डर से आए हैं तकरीबन 25 मिलियन के करीब आ चुके हैं, उनको वोटिंग राइट्स देंगे, वो वोट डालेंगे, तो दर हकीकत इनका जो एक आइडिया है कौन मानेगा। देखें, दुनिया की एडवांस तरीन कौम है, दुनिया की एडवांस तरीन वर्किंग क्लास जो है वो अमेरिका में रहती है। ट्रॉट्स्की कहता था कि इट इज़ द फाउंड्री ऑफ द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। तो इस तरह से रोक नहीं पाएंगे। मगर मैं एक और सवाल, ट्रंप साहब तमाम जंगों के खिलाफ हैं, वो जो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, क्या उनको रोकने की एक वजह यह भी है कि वो ये जंगें नहीं चाहते और रोकना चाहते हैं, और ये जो आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो उनके सामने आके खड़ा है? नहीं, मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो दर हकीकत उनके साथ होगा। उसकी वजह यह है कि रिपब्लिकन पार्टी जब भी जो कंजर्वेटिव आता है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का डॉक्ट्रिन था अपने पीरियड के अंदर, वो था अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उन्होंने स्पेस फोर्स को बनाया था। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके खिलाफ है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल, और वो हमेशा आर्मी को सपोर्ट करते हैं। दूसरा मैं जो बताना चाहूंगा, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की सबसे, क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पिछले 12 साल से इनको प्रेसिडेंट शी चाइना ने और पुतिन रशिया ने बड़े करीब से इनको स्टडी कर लिया है। दे आर प्रेडिक्टेबल, और डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट प्रेडिक्टेबल। और दूसरा, उन्होंने बिल्कुल अपनी पॉलिसी अगले दिन वाज़ेह की है। उन्होंने कहा है कि मैं यूक्रेन को एक डॉलर नहीं दूंगा, सपोर्ट करूंगा, बल्कि उन्होंने इजराइल के हवाले से भी अगले दिन अपनी पॉलिसी के अंदर चेंजेस लेकर आए हैं। हालांकि ये वही प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को यरूशलेम के अंदर शिफ्ट किया था, और इनके दामाद जो है वो एक ज्यूइश है। लेकिन उन्होंने अगले दिन कहा है कि इजराइल जो है वो अपनी प्रोपेगेंडा, अपनी PR हार चुका है, और अगर मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके इजराइल फोर्सेस अपनी वापस चले जाएं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं तारड़ साहब कि ये जो चाइना है या जो रशिया है, डिप्लोमेटिकली जो है वो उन्होंने इनको बैकफुट पे कर दिया है बाइडेन को, और वो यानी इनसे खौफजदा हैं कि ट्रंप से, बल्कि ख्याल तो ये था कि ट्रंप, उन पर इल्ज़ाम भी ये था कि उनको रशिया पावर में लेके आया, गलत या सही? देखें, इसमें अगर देखा जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही इज अ नेगोशिएटर, क्योंकि उनका बिजनेस का जितना एक्सपीरियंस है वो नेगोशिएट करते हैं, डील बनाना जानते हैं। और दूसरा, उनके ही इज अनप्रेडिक्टेबल, खुद डिसीजन लेते हैं बजाय कि वो एस्टेब्लिशमेंट को सामने रख के लें, बजाय वो किसी और से मशवरे करें। ही इज अ लीडर, और उसमें इन्हीं चीजों से चाइना खौफजदा है। और अगले दिन उन्होंने खुद इस चीज का इजहार किया कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो रशिया और चाइना का अलायंस ना होने देता, इनका इत्तेहाद ना होने देता। और इस वक्त जितने मसाइल हैं वो सारे के सारे रशिया और चाइना के अलायंस की वजह से है। और दूसरा, अमेरिका का एम्बार्गो, सैंक्शंस रशिया के खिलाफ काम नहीं किया। रशिया ने बहुत पैसा बनाया है ड्यूरिंग सैंक्शंस, और उसमें अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप आए तो पूरी दुनिया की पॉलिसी शिफ्ट होगी। और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को इसी चीज का खौफ है कि पूरी दुनिया के अंदर एक शिफ्ट आएगा, और उस शिफ्ट से घबरा रहे हैं इस वक्त। अच्छा तारड़ साहब, मैं चाहता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा करूं आपसे। दो सवाल मेरे, एक तो आप मुझे बता रहे हैं कि अमरीकी अवाम की गालिब अक्सरियत खिलाफ है गजा में जो कुछ हुआ, नंबर एक। नंबर दो, मुझे ये बताएं कि क्या ट्रंप जितनी तेजी से पॉपुलर हुए हैं,
ये अगर इनका रास्ता रोकते हैं, 25 लाख लोगों को ले आए ये, तो इसका नतीजे तो बड़े खतरनाक निकल सकते हैं कि कंसिडरिंग दैट वहाँ पे जो अमेरिका में लीगल वेपन्स भी हैं और खौफनाक डिवाइड है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इसके अगर देखा जाए, और ये दूसरी दफा होगा, क्योंकि 2020 के अंदर भी आज भी आधा मुल्क ये समझता है कि उनसे इलेक्शन चोरी किया गया था, मेल इन वोटिंग फ्रॉड किया गया था। आधा मुल्क आज भी ये समझता है। और अगर ये दूसरी दफा ये चीज रिपीट की गई तो अमेरिका, मैं समझता हूं कि उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दिस इज अ ब्रेकिंग पॉइंट हैज कम अप फॉर अमेरिका। और आप देखेंगे कि जमहूरियत और अमेरिका डिवाइड हो जाएगा। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी, मैंने 35 साल से यहाँ पे हूँ, मैंने आज तक अमेरिका को रेशल बेसिस पे, इकोनॉमी बेसिस पे इतना डिवाइडेड नहीं देखा जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन इसके नतायज वाकई ही, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को या रिपब्लिकन या इलेक्शन के अंदर रिगिंग करने की कोशिश की तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतायज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा। और ये इतनी इजीली ये जो लेजिस्लेशन है, ये तो तारड़ साहब, वहाँ आपको लेना पड़ता है, पहले पासपोर्ट लेना पड़ता है, उसके बाद आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। इवन ग्रीन कार्ड वाले को नहीं हुआ करते थे। तो ये इस हद तक डेस्परेशन चली गई है आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है या पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, इस वक्त मैं उसको थोड़ा सा आप बताना चाहूंगा। इस वक्त जो चक शूमर हैं, सेनेटर हैं न्यूयॉर्क से, उन्होंने बिल पेश कर दिया है कि ग्रीन कार्ड के ऊपर वोटिंग राइट्स दिए जाएं। और दूसरा इनका प्रोग्राम ये है कि अगर वोटिंग राइट्स ग्रीन कार्ड पे देकर तो फिर इनको सबको ना इलेक्शन से पहले लीगलाइज करके इनको ग्रीन कार्ड इनके हाथों में दे दी जाए। दूसरा यहाँ पे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यहाँ पे जब वोट करने जाते हैं तो आपसे आपकी आईडी नहीं पूछी जा सकती। रिपब्लिकन मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हर आने वाले से उसकी वोटिंग पूछा जाए, कि उसकी आईडी, उसको आइडेंटिफाई किया जाए जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड है। लेकिन इस वक्त डेमोक्रेट कहते हैं ये भी रेसिस्ट है, ये रेसिस्ट है। तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त मैंने आपको बताया है कि पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को बाहर रखा जाए। पूरी कोशिश की जा रही है। देखें, उनको गिरफ्तार करने तक जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा क्या अनरेस्ट भी हो सकता है अगर वो गिरफ्तार होते हैं? तो क्या अनरेस्ट हो सकता है वहां पे? हमने पहले भी देखा कि वो नैन्सी पेलोसी के दफ्तर तक तो चले गए थे बूट लेके। नहीं मैडम, नहीं, उसके वजह से मैं देख रहा हूं कि अनरेस्ट इसलिए नहीं होगा कि इन्होंने इतना खौफ जो है वो रिपब्लिकन्स के अंदर डाल दिया है। FBI जाके लोगों को घरों में हरास कर रही है। और जो भी रिपब्लिकन, आप यहां तक देख लें कि अमेरिका के अंदर ये हो रहा है कि मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर कोई डेमोक्रेट पार्टी या बाइडेन के खिलाफ करें तो FBI आपके घर आ जाती है शाम को। तो अगर इस तरीके से हरास किया जाए तो फिर अनरेस्ट, तो फिर वो कंट्रोल वो सोच के कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू और डेमोक्रेट स्टेट्स और जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं उनमें डिवाइड मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन ये देखना, अब मैंने जिस तरह आपको बता रहा हूं, वो बड़े एक सोचे समझे स्कीम के जरिए एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे सारा कुछ कर रही है। और ये दूसरा यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, ये एक इंटरनेशनल एक स्कीम है, ये इंटरनेशनल फिनोमिनन है। अगले दिन इलॉन मस्क ने भी इसका इजहार किया है अब ट्वीट के जरिए कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो राइज पर है और जमहूरियत वो डिक्लाइन पर है इस वक्त। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना सिर्फ अमेरिका नहीं है। एक और बात बड़ी अहम जो हमारे के एक लगता है कि नेतन्याहू अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, बिकॉज ही विल लैंड इन जेल द मोमेंट ही इज आउट ऑफ पावर, तो वो इस अपनी जाती सर्वाइवल के लिए कोई ऐसा काम कर सकता है और वो हाथ से निकल गया है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? और आपको क्या लगता है कि वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई और हमला करके पूरे रीजन को एक डिस्टेबलाइज कर सकता है? इसके कितने चांसेस हैं? डेफिनेटली। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सेनेटर हैं, बर्नी सैंडर। उन्होंने अगले दिन कांग्रेस के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर अमेरिका की लाचारी का और अमेरिका की इजराइल की सितम जरीफी का उन्होंने वहां पे इजहार किया। उन्होंने कहा कैसी सितम जरीफी है कि अमेरिका पैसा भी दे रहा है और असला भी दे रहा है और इजराइल अमेरिका की बात सुन के राजी नहीं है। और दूसरा, बीबी नेतन्याहू इजराइल के अंदर अपनी सपोर्ट जो है वो लूज कर चुके हैं। लेकिन आज मैं इस वक्त इजराइल जो है
उनकी वार कैबिनेट अभी भी डिसीजन नहीं कर पाई कि हमने इस पे रिटेलिएट करना है या नहीं करना। कल की खबरें हैं, वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक चैटर चल रहा था कि एक ग्रुप है इजराइल के अंदर और वार कैबिनेट के अंदर ग्रुप मौजूद है जो चाहता है कि ईरान के एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया जाए। हमारे पास एक विंडो है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक फेस सेविंग करने के लिए वजह मौजूद है और हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर अब ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो मेरा ख्याल है कि तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रहे हैं। 1.5 से 2 लाख रॉकेट इस वक्त हिजबुल्ला के पास मौजूद हैं लेबनान के अंदर, वो भी चलेंगे। और दूसरा, रशिया जो है वो बिल्कुल अपनी हमायत का इजहार करेगा। और रशिया इस वक्त अगर देखा जाए फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और दूसरा जिस तरीके से यूक्रेन में उनको एंगेज किया गया है वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहेगा। और दूसरा, इस वक्त चाइना और रशिया दोनों को पता है कि अमेरिका कमजोर है, और अमेरिका खुद इसमें जंप नहीं करेगा। अमेरिका बड़ी मुश्किल से अपने आप को जंग से बचा के साइड पर बैठा है। इजराइल और यूक्रेन दोनों चाहते हैं कि अमेरिका को खींच के जंग में लाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा और रशिया और ईरान इसका फायदा उठाए। अच्छा तारड़ साहब, मैं आपकी बात से जो समझा हूँ अगर वो ये कि चाहे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे इजरायली एस्टेब्लिशमेंट हो, वो एक तरफ हैं और आबादियाँ दूसरी तरफ। हमने देखा कि तल अवीव में लाखों लोग निकले नेतन्याहू के खिलाफ। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्या अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बन रहा है? बिल्कुल ये बन चुका है, पहले ही बन चुका है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट मसल फ्लेक्स करती है, अवामी राय के खिलाफ अपने फैसले करती है। और बिल्कुल इजराइल के अंदर भी बीबी नेतन्याहू, आज अगर इलेक्शन इजराइल के अंदर कराए जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। आज अगर अमेरिका के अंदर जो बाइडेन के इलेक्शन हो, ये भी इलेक्शन लूज कर जाएंगे। ये दोनों इस दर हकीकत अगर देखा जाए तो अपनी अवामी जो सपोर्ट है वो लूज कर चुके हैं। अवाम जो है वो इजराइल की भी और अवाम जो है यहाँ, क्योंकि इस वक्त मैंने ये एक बात इस गाजा अटैक पे देखी है कि सोशल मीडिया के जरिए जो जुल्मो सितम जो इजराइल के हैं, 34,000 लोगों को उनको मारना, उनको कत्ल करना, और फिर डेली बेसिस पे उनकी बम्बारमेंट अभी भी रुकी नहीं है, वो आज भी जारी है। वो हिजबुल्लाह के ऊपर और गाजा के ऊपर आज भी अटैक कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया ने ये प्रूव कर दिया है कि अवामी राय किस तरह तब्दील होती है। अमेरिकन जनरल मैसेज अवाम बिल्कुल जंग के खिलाफ हैं, फलस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं, और बिल्कुल इसी तरह से इजराइल के अंदर भी जो हालांकि जूश हैं वो लोग, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जंगे चीजों का हल नहीं होते, जुल्मों सितम जो है वो ये मसाइल का हल नहीं होता। तो अमेरिका में इसका मतलब है कि अमेरिकन समाज में तो बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जिस तरह आपने आगाज में कहा कि ये एक अच्छा अमल तो नहीं हम कहते, हम तो झंडा या जिस मुल्क का हो उसका एहतराम करते हैं। तो इस तरीके से इस लेवल तक फ्रस्ट्रेशन का लेवल पहुंच चुका है कि दे आर बर्निंग देयर ओन फ्लैग्स एंड इवन रेजिंग स्लोगन्स इन फेवर ऑफ हिजबुल्लाह। बिल्कुल डेफिनेट, मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है कि इतना रिएक्शन, इतना नफरत लोकल रजीम के खिलाफ। यहां से मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब असले के शिप जहां से जाते हैं, अमेरिकन लोगों ने वहां तक जाके जुलूस निकाले हैं, शिप्स के सामने खड़े हुए हैं कि असला लेके ना भेजा जाए। और जहां जो बाइडेन जाते हैं उनको मर्डर कातल के नारे लगाते हैं। मैं ये पहली दफा देख रहा हूं कि इस वक्त जो अमेरिकन लोग हैं उनके सेंटीमेंट बिल्कुल जंग के खिलाफ हैं, जुल्म और सितम के खिलाफ हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम, लेकिन इसकी मिसाल मौजूद है पहले भी। अगर देखा जाए तो मैं आपके देखने वालों, वियतनाम अमेरिकन जो थे जनरल अवाम जो थी वो वियतनाम जंग के भी खिलाफ थे। वहां से भी जब फौजी आए थे तो उनके खिलाफ नारे लगाए जाते थे कि ये बेबी किलर हैं, ये इन्होंने बच्चे मारे हैं। ये बात देखी जाए तो मिडिल क्लास जो हमारी अमेरिकन है, दे आर वेरी सेंसिटिव और वेरी लोगों के साथ उनकी फीलिंग्स। और लेकिन अब अगर देखा जाए तो जुल्म सितम की भी इंतहा हो चुकी है। रमजान के अंदर जो जुल्म किया गया है गाजा के अंदर, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अगर देखा जाए तो इस सदी का करबला बना दिया इजराइल ने। और मैं समझता हूं कि मैं इस पे मैं हैरान हूं और मुझे इस चीज की मुसरत भी है कि मिडिल क्लास अमेरिकन साजिद तारड़ साहब वो कहते हैं ना, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। पॉजिटिव बात यह है कि अवाम जाग रहे हैं और वो यकीनन गार्ड भी करेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब आपके बेल से का। इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन माई शो एंड एनलाइटनिंग अस। नाजरीन, ये थे हमारे साथ साजिद तारड़ साहब, ट्रंप के मशीर साहब का। अब हम बढ़ रहेंगे एक और
अपने मसाइल की तरफ भी मैशत पे बात करेंगे। बहुत बड़े मैशतदान हमारे साथ होंगे कि जो जुर्म बढ़ रहा है बेरोज़गारी की वजह से, कितने लोग जो हैं बेरोज़गारी के जहन्नम में गिर चुके हैं और रोज़ाना कितने गिर रहे हैं, यूथ कहाँ खड़ी है, बड़ी अहम सवालात हैं हमारी एग्जिस्टेंस के हवाले से। इस पर भी बात करेंगे ताकि हमें भी कोई हिदायत हो और हम भी कोई बेहतर रास्ते पर चलें। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। नाज़रीन, ने हमें ज्वाइन किया है मारूफ मैशतदान जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक़ वज़ीर ख़जाना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज दो पहलुओं पे बात करूँगा। एक तो आलमी मैशत के तनाज़ुर में ही देखना पड़ता है, मकामी मैशत समझ नहीं पाते हम, मगर मैं पहले माइक्रो इशू पे आऊँगा। ये कहा गया था कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ये जो ट्रेडर्स हैं वॉलंटरली तो सिर्फ 50 आए हैं, और उसके क्या डू यू थिंक कि हमारे ढांचे में क्या प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो माशी पॉलिसियां हैं हम ऐलान करते हैं बड़े ज़ोर के साथ, मगर इम्प्लीमेंटेशन में जाके हम वही नतीजा निकलता है। तो डू यू थिंक कि ये टैक्स नेट एक्सपेंड करने की जो बातें हैं ये मटीरियलाइज हो पाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एक बहुत ही अहम सवाल किया है। देखिए, पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसके नतीजे में आप देखिए पिछले 5 साल में हमारा जो टैक्स का रेशियो है हमारी इकॉनमी के साथ, वो वाज़े तौर पर 11.4% से गिर के 9.33% पे आ चुका है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा अब कम हो चुका है। अगर आप इसको कंपेयर करें हिंदुस्तान के साथ, तो हिंदुस्तान में जो यूनियन है और जो स्टेट्स हैं उन सब का जो रेवेन्यू मिला लें, टैक्स रेवेन्यूज़, तो वो 17% है, तकरीबन हमसे 2 गुना। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में हुआ ये है कि पहले से ही बेशुमार मराद हमने दिए हैं। आपको सुन के शायद ये कुछ अजीब सा लगे कि 1962 में एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाया गया था जिसका नाम था वेल्थ टैक्स, यानी कि अमीर जो तबका है, यानी कि अशरफिया पर उनके जो वेल्थ है, यानी कि उनकी जो जिसे कहते हैं कि घर में जो एसेट्स हैं या घर हैं वगैरह वगैरह, उन पर एक छोटा मोटा टैक्स, वेल्थ टैक्स लगा दिया गया था। ये 1962 में 90s में आपको हैरत होगी इसको हटा दिया गया, यानी कि जो सबसे प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए था निज़ाम में, वेल्थ टैक्स, उसको आपने ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ आपने इनकम टैक्स के निज़ाम जो है वो आपने तकरीबन पूरा निज़ाम जो है वो फेडरल हुकूमत को दिया है, मगर एक इनकम है जिसको प्रोविंसेस को दे दिया गया है, और वो क्या है? वो है ज़री आमदनी, एग्रीकल्चरल इनकम। एक अजीब सा निज़ाम है जो दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता कि इनकम टैक्स सारा जो है वो पाकिस्तान के फेडरल लेवल पे है, और एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपके प्रोविंसेस में दे दिया गया है। उसकी वजह यह है कि हमारे ज़मींदार वडेरे माशाल्लाह प्रोविंशियल असेंबलीज पे छाए हुए हैं, और नतीजा ये है कि हालांकि बड़े मुश्किल से मैं 97 में जब मैं हुकूमत में था ले आया था ये टैक्स, मगर उसकी आमदनी आपको सुन के हैरत होगी, पूरे पाकिस्तान में 2 अरब, जबकि 1% ज़मींदार किसान पाकिस्तान के 22% उनके पास है, और उनकी नेट आमदनी कम से कम 1500 अरब है, उसमें से आपको 2 अरब भी मुश्किल से मिलता है। ये है आपका निज़ाम। अब मैं कितने मर्तबा कहूँ कि ये निज़ाम में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। आपको हैरत होगी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हैं वाशिंगटन, वहाँ उनको लेक्चर मिल रहा है MD IMF से कि प्रोग्रेसिव टैक्स, आप अपनी रिच को टैक्स करें, वो कह रही है। हैरत की बात।
बट हु विल कहते हैं ना बेल द कैट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम बात, डिस्पाइट ऑल दी वैलियंट एफर्ट्स जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है और बड़ा प्रोएक्टिव है, इवन खुद मियां नवाज शरीफ साहब और इवन मरियम साहिबा भी, मगर सवाल ये है कि जब बिजली की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स क्या फ्रूटफुल होंगी? कैसे हम रोटी कम कर सकेंगे जब बिजली का बिल बढ़ जाएगा? तो ये कोई एक कंट्राडिक्शन नहीं है जिस पे हमें सोचना चाहिए? जी, बात दरअसल ये है कि इस साल अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ जो गंदम की पैदावार हुई है वो मुनासिब हुई है, कुछ कीमतों में कमी आई है, तो लिहाजा ख्याल ये था कि कुछ कमी आ सकती है। मगर आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि देखिए, जब आप दूसरी कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर रहे हैं, अब आपने गैस की कीमतों को तो 5 गुना कर दिया था एक वक्त पे, और दूसरी तरफ आपने अब बिजली की जो कीमतें हैं उनको बहुत तेज़ी से बढ़ाना है, आप बढ़ाने वाले हैं। और साथ साथ अब आप देखिए कि कल की बात है कि आपने डीजल ऑयल पे कीमत बढ़ा दी अच्छी खासी। तो ये बात ये है कि हमारा जो निज़ाम है उसमें जो आपका दुकानदार है उसको ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं मुनासिब कीमत पे ना बेचूं अपने सामान को तो मेरी आमदनी रियल टर्म्स में कम हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों में मेरे इट वाज अनबिलीवेबल जो कुछ फिगर्स आई, क्राइम जो है कराची में ये हालत थी। मैं ब्यूरो चीफ से बात कर रहा था कि लोग घरों से निकलते हुए डरते हैं। लाहौर में इतनी डकैतियाँ हुई कि मुझे लगता था ये एग्जेजरेशन है, एक डे। तो डू यू थिंक कि जो 2 करोड़ यूथ है जो ना एजुकेशन में है, सेक्टर में है, ना जॉब में है, तो ये जो क्राइम में है इजाफा, इसका डायरेक्टली ताल्लुक इस माशी कैफियत से भी है? 100% आपने बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया है। एक 2 चीज़ें हमारे मुल्क में होती हैं जब हमारे नौजवान बेचारे फारिग हो जाते हैं। एक तो क्राइम के इंसिडेंट्स में वाज़ेह तौर पर इजाफा होता है, और दूसरी तरफ टोटलिटेरियनिज्म जिसे कहते हैं ना, एक्सट्रीम व्यूज बोथ पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली, ये भी हो जाते हैं। और खुदा न खास्ता आखिर स्टेजेस में आप एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ की तरफ जाते हैं जिसको दुनिया में हमने कहा है, मुख्तलिफ मुल्कों में हुआ है, अरब स्प्रिंग। खुदा न खास्ता ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो फिर क्या हमें सीरियसली, ठीक है नाल साथ साथ जमहूरियत भी चलती रहे जिस तरह की हमारे यहाँ होती है, तो एक तो फिर हमें वार फुटिंग पे ऐसे बड़े ज़हन बिठाने चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए टू अवॉइड दैट कैटास्ट्रोफे जो हमने उधर विटनेस किया। एंड डू यू थिंक कि जो औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं और कर रहे हैं और जो उन्हें वहाँ बताया जा रहा है, और आप भी उनके वेल विशर हैं, आपने कहा अल्लाह उन्हें कामयाब करे, तो आपको लगता है कि ये हमें वार फुटिंग पे कुछ करना पड़ेगा टू अवॉइड एनी डिजास्टर? ये बिल्कुल वक्त आ गया है। हम तो ये चाहते हैं कि जिसे कहते हैं कि एक टॉप प्रायोरिटी पर एक चार्टर जो है इकोनॉमी का, उस पे सारी सियासी ताकतें और जो इस्टेब्लिशमेंट हैं और इंटेलेक्चुअल्स वगैरह सब बैठ के एक स्ट्रॉन्ग चार्टर ऑफ द इकोनॉमी पे एग्रीमेंट करें जिसमें अच्छे किस्म के बेतहाशा रिफॉर्म्स हम ला सकें और किसी एक पार्टी पर इसका जिसे कहते हैं ना बुरा असर ना हो। ये एक यूनानिमस नेशनल स्पिरिट के तहत किया जाए तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और एक बात मैं कह दूं, हालांकि मुझे परेशानी बहुत रहती है, मगर मैंने अपने मुल्क में एक चीज़ ज़रूर देखी, अल्लाह का फजल है, रेजिलियंस पाकिस्तान में है और मुनासिब वक्त पर हम कुछ न तो कुछ कर पाते हैं। इस मर्तबा ये बहुत ट्रैक हो चुका है, तो अब वक्त आ गया है। दिस इज अ वेरी क्राइसिस एंड रिक्वायर्स नेशनल मोबिलाइजेशन एंड कमिटमेंट, एंड जो छोटी मोटी आपस में डिसएग्रीमेंट्स हैं उन्हें ख़त्म करें
in the broader national interest, these parties and other parties should also come and decide on. डॉक्टर साहब, आप बताते रहते हैं बड़ी जो बीमार सी ग्रोथ है हमारी, क्या उसे कहेंगे अंग्रेजी में, लेकिन मैं एक और बड़ी आयरनी है, मैं आपसे भी चाहता हूँ, जब भी हमें सियासतदान मिलते हैं तो कहते हमें बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। तो मैंने ये मुझे फरमाइएगा, ये कहाँ का मुश्किल फ़ैसला है कि मेरे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन करें? ये तो बड़ा आसान फ़ैसला है। तो मुश्किल फ़ैसला तो तब होगा जब ये अपनी, जिस तरह आपकी रिपोर्ट है कि 17 से 23 बिलियन डॉलर है, उसमें से कटौती करें। ये मुश्किल फ़ैसला अब अगर इन्होंने ना किया तो इट मीन्स कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स और वी आर स्लीप वॉकिंग टूवर्ड्स अ डिजास्टर और अ प्रेसिपिस। यस, एब्सोल्युटली। देखिए, अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा है और मैं ये भी कहता चलूँ कि इस मरतबा IMF प्रोग्राम जो है वो छड़ी लेकर आएगा और उनके कुछ ऐसे मकासद हैं जिनका जिक्र करना शायद इस वक्त नामुनासिब हो, मगर मैं ये कह दूं कि वो बड़े आपसे इक़दामात कहेंगे और साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी मांगेंगे जिनका आप पर काफ़ी फंडामेंटल असर पड़ सकता है। आने वाले वक्त पर मैं ज़रूर इनका जिक्र करूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब फॉर एनलाइटनिंग अस। नाज़रीन, इसका सारा मॉरल, जैसे हम स्टोरी का मॉरल क्या है कि मुश्किल फ़ैसले करें, अपनी क्लास पे छुरी नीचे ना चलाएं, ऊपर चलानी पड़ेगी, वरना जिस तरह वो 2 लाख यूथ की बात कर रहे हैं, ये बढ़ते रहे तो फिर इसके वो पॉलिटिकल असरात मुरतब हो सकते हैं। और जिस तरह मैं कहा करता हूँ कि वो आप भूल जाएंगे ये आज की लड़ाइयाँ, इमरान खान अंदर बाहर, ये वो दो और इश्यूज़ और कुछ हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और मामलात हमारे हाथ में रहे। ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।